नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में एक ही राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और बाकी जो राजनीतिक पार्टी हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को गिरा के वो सत्ता हासिल कर लें। लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि सरकार बन रही थी और बनते बनते रह गई। इसके बावजूद ये सच्चाई कि हरियाणा में आज के दिन पूरे देश में अगर सबसे बड़ा मजबूत विपक्ष है तो वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और हरियाणा में बृजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली। अब सद्भाव यात्रा का अर्थ तो ये था कि आपस में सद्भाव फैलेगा, लेकिन इस यात्रा ने कांग्रेसियों का सद्भाव बिगाड़े रखा। बृजेंद्र सिंह की यात्रा को निजी यात्रा बताकर प्रदेश अध्यक्ष ने दूरियां बनाकर रखी और नेता प्रतिपक्ष ने भी यात्रा से किनारा किए रखा। हाल ये था कि प्रदेश में शायद ही कोई विधायक ऐसा रहा जो इस यात्रा में शामिल हुआ, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप का। बृजेंद्र सिंह पे तरह तरह की बातें हुई, लेकिन 90 विधानसभा हलकों में पैदल निकला ये व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करके माना। न केवल यात्रा पूरी करके माना, बल्कि अपनी जो निजी यात्रा इसको बताया जा रहे थे उसमें राहुल गांधी ने भी शिरकत की। अब राहुल गांधी ने शिरकत की तो उन लोगों को भी उस यात्रा में शामिल होना पड़ा जो इसको निजी बताया करते, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के 2 बयान वायरल हो रहे हैं। एक वो जिसमें वो यात्रा को निजी बता के कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएगा तब भी मैं नहीं जाऊंगा, और कल वो राहुल गांधी के यहाँ आने पे वहाँ मौजूद रहे। ऐसा करने के बाद वो 2 तरीके से निशाने पे आ गए। अब हरियाणा में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो चाहती हैं किसी भी सूरत में कांग्रेस का पतन हो जाए और हमारा नंबर यहाँ पे लग जाए, और राजनीति में ये जरूरी भी है। वो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सद्भाव यात्रा का सद्भाव कितना बना है ये आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि जब कोई नेता पैदल चलकर लोगों के बीच में जाता है तो धरती से जुड़े हुए लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। असलियत की जो समस्याएं हैं उनसे उसका साबका होता है, पता चलता है, और जीवन में कभी मौका मिल जाए तो वो उनको दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने जो जिस यात्रा को निजी बताया जा रहा था, यात्रा खत्म होते होते उसको कांग्रेस पार्टी की सद्भाव यात्रा बनाना निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि है। सत्ता अभी बहुत दूर है, सत्ता के नज़दीक भी नहीं है कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेसियों की आदत है वो लड़ते रहेंगे, वो कभी सुधरेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ ज़्यादा ही इंट्रो बोल दिया मैंने लग रहा है, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा। आप बताओ कहाँ से शुरू करूँ, देश से या हरियाणा से? नहीं, जब बृजेंद्र सिंह यात्रा शुरू की तो अगर ये सारे कांग्रेसी उसमें शामिल होते, अपने अपने हलकों में उस यात्रा का स्वागत करते, उनके साथ चलते, लोगों से मिलते, तो क्या बिगड़ जाता? मतलब क्या जरूरत थी कि उसको निजी यात्रा बताया जाए, उससे किनारा किया जाए, उस हर संभव उससे दूरियां बना के रखे? मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि एक कांग्रेसी दूसरे हलके में जा रहा है और नाम दे रखा है सद्भाव का? उससे दूरियां किस लिए बनाई इन्होंने? अहंकार, एरोगेंस। शैलजा साथ थी, रणदीप साथ थे, खिलाफ कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने ये बहाना बनाया कि चूंकि ये ऑफिशियल नहीं है तो कोई व्यक्तिगत हैसियत से जाना चाहे तो जाए, कोई यात्रा निकालना चाहे तो जाए, और मैं नहीं जाऊंगा, बात खत्म होगी। फिर यहाँ गलती मैं राहुल गांधी की मानता हूँ। जब बार बार बृजेंद्र सिंह ने ये कहा कि मैं राहुल गांधी की अनुमति और सहमति से यात्रा निकाल रहा हूँ, तो एक बार भी राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं कहा कि आधिकारिक यात्रा है और आप सब कांग्रेस जन इनके साथ जुड़े? ये तो उन्हें पहले कह देना चाहिए था। जो बात इन्होंने यहाँ आके गुड़गांव में कल पीठ उनकी थपथपाई है, उनको बधाई दी है, और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा समर्थन साथ है, हरियाणा कांग्रेस का समर्थन भी साथ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन भी साथ है, ये कहने में उनको 6 महीने क्यों लगे? मुझे तो इस कांग्रेस पार्टी की मतलब नसें फटने लगती हैं जब इसके बारे में सोचते हैं कि ये है क्या, ही कर देते, ये है क्या।
और सच में कांग्रेस के कई बड़े सीनियर लीडर जब हमें मिलते हैं कि कांग्रेस को समझने की जो भी कोशिश करेगा वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस है ही ऐसी। इसलिए देश की जनता भी आप देखेंगे जहां जहां ये भी मैटर कर रही है वहां इनकी लड़ाई झगड़े को नहीं देखती। नया परिवर्तन ये आया कि इनके लड़ाई झगड़े को अब कोई कैश करने वाली पार्टी और आ गई सत्ता में, वो उसका फायदा उठा लेती है। इनकी लड़ाई ये धर्मेंद्र जी ये अभिशप्त है, कांग्रेस कर्स्ट है कि इनके साथ ये रहेगी ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस कभी पार्टी के रूप में बनी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, वो पार्टी उसका फॉर्मेशन हुआ है। कांग्रेस एक मूवमेंट से निकली हुई चीज थी और उस मूवमेंट में तरह तरह के लोग थे, वो पूरी स्वतंत्रता थी। लेकिन विधिवत अगर कोई पार्टी बनी है भारत के राजनीतिक इतिहास में तो भारतीय जनता पार्टी है। उसका ढांचा आप देख लीजिए कि उसके पीछे एक उसका पितृ संगठन है, मातृ संगठन है, वहां से लोग डिप्यूट किए जाते हैं बीजेपी में, और बीजेपी ने पूरा एक अपना संगठन खड़ा किया है। और अनुशासन उसकी, मैंने पहले भी बताया था, अनुशासन महत्वपूर्ण कुंजी है, उसका आधार है। उनके साथ जो सहयोगी जुड़ते हैं वो भी भाजपा के अनुशासन में आ जाते हैं, वो उसको वॉशिंग मशीन में धो के साफ करके वैसा बना लेते हैं। बस दिखता है अनुशासन में। अब वो अनुशासन में लाने की वजह क्या है, ईडी सीबीआई या उनके पाप धोने की जो प्रक्रिया है, वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब से इस सरकार को 240 सांसदों की सरकार को नीतीश ने और नायडू ने समर्थन दिया, कभी एक बार भी ऐसा लगा आपको कि ये समर्थन वापस ले लेंगे सरकार? हिम्मत ही नहीं है जी। वो नीतीश कुमार तो हाथ जोड़ता घूम रहा है। यानी जहाँ सरकार है, जहाँ सत्ता है, जहाँ माल है, जहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा है नहीं कतई भी, किसी भी तरीके से उन्होंने क्या। और जहाँ कुछ नहीं है वो इधर आप देख लीजिए, इन्होंने बनाया एक इंडिया अलायंस। हैरत होती मेरे को, जब तुमने इंडिया अलायंस बनाया है और डीएमके उसका एक बहुत बड़ा पार्टनर है, आपने उसके साथ मिलके चुनाव लड़ा, लेकिन आप उसके साथ सरकार क्यों नहीं बना रहे? तर्क देते रहिए, लोग अपने ढंग से सोचते हैं। ऐसा नहीं होता कि राहुल गांधी ने एक बात कह दी और मोदी ने एक बात कह दी या अखिलेश यादव ने कह दिया और लोग उसको ऐसा सच मान लें। डीएमके को आपको कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था। डीएमके ये कहती कि भी हालात ये हैं, ठीक है, तो आप जाइए। ऐसा कई बार होता है जब जहाँ समझौते होते हैं, संगठन होते हैं। हो क्या रहा है उल्टा? कल राहुल गांधी ने गुड़गांव में हमारे ये कहा कि बीजेपी को कोई देश की पार्टी नहीं हरा सकती, केवल कांग्रेस हरा सकती है। कांग्रेस आ गई है, अब इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कहा उन्होंने? अब उनको लग रहा है भाई नंबर 2 की पार्टी 99 तुम्हारे सांसद हैं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी है, उसके बाद में डीएमके से आप अलग हटकर सरकार बना रहे हो। अखिलेश यादव को तुमने नाराज कर दिया, वो जाके ममता बनर्जी से भी मिलाए। वो ये भी कहा उन्होंने ट्वीट करके कि देखिए हम तो भरोसेमंद लोग हैं, हम दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। जब वो स्टालिन से बात कर रहे हैं तो ममता आपके खिलाफ है, आपसे नाराज है, डीएमके आपके खिलाफ है, समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ है। किस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो? मैं तो कल से यही सोच रहा हूं कि हम चर्चा तो करना चाह रहे थे यहाँ की जो कुछ होगी, लेकिन राहुल गांधी का सारा भाषण कल का आप देखिए फोकस कहाँ है? वो सीधे राष्ट्रीय राजनीति पे आए और वो अपनी अपनी बातें कहने लगे। और ये कहते कहते उन्होंने इंडिया गठबंधन को, अगर अब आगे उसको सुधारें, अखिलेश से बात करें या सहयोगी दलों से बात करें, अलग है, लेकिन कल उन्होंने पहली एक माचिस की तिल्ली जलाई और इंडिया गठबंधन पर यूं फेंक दी। इसमें कहाँ समझदारी है? मेरी समझ से बाहर है यार। आपकी पार्टी के तमिलनाडु में 5 एमएलए हैं, उनको भी आपको संभाल कर रखना पड़ रहा है हरियाणा की तर्ज पे। कभी कहीं भेज रहे हो, कभी कहीं भेज रहे हो। आपका स्टेक क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं, बिना मतलब का। और अब फंसे पड़े राष्ट्रीय स्तर पर। एक हजार से जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बननी हो, माहौल ऐसे बना दिया। लेना है क्या देना दो। केरला में बननी है इनकी, वहां वेणुगोपाल अड़ा खड़ा कि मुझे बना दो, तो वेणुगोपाल का क्या लेना देना? बना देंगे, वेणुगोपाल ही बनेगा। वेणुगोपाल जो लोग वहां सरकार लेके आए हैं वो बनेंगे, वेणुगोपाल का क्या लेना देना? अब भाई अब ये तो भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया है कि अब दिल्ली से मुख्यमंत्री नामित होते हैं। तो वो जो कांग्रेस गलती करती थी, कांग्रेस की आलोचना इस बात के लिए की जाती थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली से तय होते हैं, वो तो भाजपा में भी होने लगे। तो अब विरोध तो ये भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे कहने का आशय है
कि मुझे बड़ी उम्मीदें राहुल गांधी से थी। तो हरियाणा में तो खुशी की लहर है ब्रजेंद्र सिंह के समर्थकों में या हुड्डा विरोधियों में, है ना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वो हरियाणा आके यहाँ एक ऐसा कबाड़ करके भारतीय राजनीति का कि वो समझ से परे, मेरी तो दिमाग जवाब दे गया। अब लौट के देश से आते हैं अपने प्यारे हरियाणा प्रदेश पर। ठीक है जी, अध्याय 2। तो जो हरियाणा कांग्रेस है, इसमें है क्या, आप ये देखो, कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा विरोधी गुट है वो ये चाहता है, उसका एक ही भाषा है, बापू बेटा बापू बेटा। जेजेपी है बापू बेटा बापू बेटा, INLD है बापू बेटा बापू बेटा, बीजेपी है बापू बेटा बापू बेटा, बापू बेटा। हाँ, बस यही है, चढ़ तो यही है कि इनको गिरा दे फिर कुछ नहीं है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इस बात का दर्द जेजेपी को है, INLD को है, इवन बीजेपी को भी है। वजह की बात यह है, भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो उनका सारा फोकस ये है कि कांग्रेस का नाश, सत्यानाश जो है इन बापू बेटा ने किया। ये तो दर्द औरों को हो रहा है। अब रही बापू बेटा की बात, हुड्डा साहब भाई अब जब राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, कांग्रेस की बड़ी खासियत है, बड़ी अच्छी लगती है कि कांग्रेस का हाईकमान जो कांग्रेसी प्रदेशों में लड़ते हैं ना, तो उसको देखते हैं बैठ के, उस लड़ाई को मजे लेते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, कि उन्हें ये पता है कि जब यहाँ से एक आदेश जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, तो सब ये कार में बैठ जाते हैं। पहले भी एक बार बड़ी लड़ाई हुई थी, फिर ऐसे फोटो आया, कुलदीप बिश्नोई गाड़ी चला रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साथ में बैठे हैं, पीछे हुड्डा साहब बैठे हैं, प्रियंका गांधी, पता नहीं कौन कौन है। यानी कि जब भी नेहरू गांधी परिवार का सदस्य हरियाणा में आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहां ना जाए। और 2 दिन पहले से हुड्डा साहब ने कहना शुरू कर दिया था, जाऊंगा। अब चले गए। अब भैया अब ट्रोलिंग हो रही भयंकर कि ये कहा था, ये कर दिया, ये कहा था, ये कर दिया। लेकिन एक चीज देखो ना, लोगों को ये उम्मीद थी कि हुड्डा साहब अपना वचन निभाएंगे, मतलब वो ये भूल गए कि वो नेता भी है। देखिए, राजनीति में वचन उचन का कोई लेना देना नहीं है भाई, वो भी राजनेता है। हुड्डा साहब ने कल भी वहां मंच पे जाके, आपने देखा होगा, जब मैंने भाषण सुना, बरसों बाद किसी नेता का भाषण मेरी सुनने में रुचि थी और मैंने सुना, तो वो शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? स्वागत हो गया, कृषि कानून, तीनों भाई कृषि कानून का उन्हें पता है कि ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह दोनों उस समय भाजपा में थे, और ब्रजेंद्र सिंह की भाषा उस समय भाजपाई भाषा थी, होनी चाहिए थी। आप जिस पार्टी में हो वहां की भाषा नहीं बोलोगे तो क्या भाषा बोलोगे? 2-3 दिन से ये मामला चल रहा था कि लोग पूछ रहे थे सोशल मीडिया पे, जो हमारे वायरल हो रही थी, कि भाई आपने तो कृषि कानूनों का स्वागत किया था। तो उन्होंने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की, इशारे में हुड्डा साहब ने, कि कृषि कानूनों का समर्थन ये लोग कर रहे थे और इससे आपने तो चलो उसको कैंसिल करवा दिया। मतलब जो वो कहना चाह रहे थे वो राहुल गांधी की समझ में भी आया, ब्रजेंद्र सिंह भी कोई ना समझ नहीं रहे, उनको भी समझ में आ रहा है, और सारे हरियाणा के लोग भी समझ रहे थे। तो वो वहाँ भी बाज तो आए नहीं, ठीक है। तो अपनी बात उन्होंने कहनी थी। अब आए हैं राहुल गांधी भाषण देने। अब भाई राजा आ रहा है, BK हरिप्रसाद, फलाने, भूपेंद्र हुड्डा जी, 4-5 नाम लिए उन्होंने, उसमें शैलजा का नाम भी रह गया। तो वो नाम भी जो जाते हैं ना, ये भी एक कई दिन पहले से कवायद शुरू होती है, किसका नाम पहले, तो पहले प्रभारी का नाम, फिर प्रदेश अध्यक्ष का नाम, वगैरह वगैरह करके ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी। मुझे पूरे भाषण में ये लग रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह को जितनी तारीफ उन्हें करनी चाहिए थी उसमें कंजूसी बरत गए, यानी वहाँ भी वो संतुलन साध रहे थे। भाई इतना बड़ा काम ब्रजेंद्र सिंह ने किया है। आप ये देखिए, कांग्रेस निकम्मों की पार्टी है, एयर कंडीशन में रहने वालों की पार्टी है, अकर्मणी है, जो पार्टी के बारे में सोचते नहीं ऐसे लोगों की पार्टी है। अमित शाह ने का एक मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि लोग हमसे पूछते हैं कि आप चुनाव कैसे जीतते हो, इसमें EVM की भूमिका। तो उन्होंने कहा सुबह 6 बजे से लेके रात 1 बजे तक जो सब चीज़ें भुला के अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन को पार्टी के बारे में चिंतन करता है और देश के बारे में चिंतन करता है, ये हमारी सफलता की गारंटी है। यानी सुबह 6 बजे से रात 1 करते भी हैं जी वो बेचारे, उनकी घर में चाहे इज्जत ना हो लेकिन पार्टी में मतलब वो पूरा टाइम देते 19 घंटे। अब अगर भाजपा में रहते हुए ब्रजेंद्र सिंह ने ये समझा हो कि बीजेपी के संगठन की शक्ति क्या है, यानी जनसंपर्क है, लोगों से मिलना जुलना है और रात दिन काम रहना, हो सकता है वहां से उन्होंने वो चीज़ सीखी हो और यहाँ अप्लाई कर दी। अब ये नई चीज़ थी बिल्कुल कि कोई कांग्रेस में से उठे, अनुमति की प्रतीक्षा करे या ना करे, या अप्रूवल नहीं ले रहा है प्रदेश कांग्रेस से, और वो आगे अपने। तो शुरू में ये धारणा बनी थी कि ये यात्रा
2-4 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बंद खत्म हो हो जाएगी। आईएएस है तो कहाँ बिल्कुल ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स की है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कहाँ इसकी हिम्मत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कहाँ करते थे ये, लेकिन उस बंदे ने वो पूरी की असंभव को संभव सिद्ध कर दिया, कोई वहां से वहां तक चले। और राहुल गांधी ने ये कहा कि जब आप यात्रा कर रहे होते तो जो आप लर्निंग प्रोसेस आपका जो सीखते हैं वो अद्भुत होता है। तो 2700-2800 किलोमीटर वो बंदा चला है, लोगों से मिला है, कांग्रेस को जिंदा रखा है यहाँ पे इन दिनों में है, और इस धारणा को तोड़ा है कि कांग्रेसी सारे कांग्रेसी निकम्मे नहीं होते। ये कांग्रेस में जो एक बीमारी हो गई थी ना कि बस आपको बुलाया जाएगा, आप आएंगे, मालाएं पड़ेंगी, बड़ी माला में चेहरे दिखेंगे और पीछे होके फोटो खींचेंगे और उसके बाद में आप साफ। तो ब्रजेंद्र सिंह के इस योगदान को कोई मतलब इसका परिणाम क्या होगा, जैसा आपने कहा भगवान जाने, इलेक्शन बहुत दूर है और क्या होगा। और मुझे ये लग रहा है कि ब्रजेंद्र सिंह के दिमाग में ये यात्रा करते हुए सत्ता का लक्ष्य नहीं था। यहाँ वो ये अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे कि ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, एयर कंडीशनड लाइफ, आईएएस ऑफिसर, 20 बार कहा है सर, 20 बार ब्रजेंद्र सिंह ने ये बात कही है कि भाई इसका पॉलिटिकल मकसद ही नहीं है। मैं सीधा आईएएस था, आईएएस से सत्ता में आ गया, सीधा सांसद बन गया, मैंने देखा ही नहीं हरियाणा, तो मैं एक बार हरियाणा और हरियाणा के लोगों से पैदल चल गया। वो शुरू से यही बात करें। हाँ, तो अब उन्होंने अच्छा किया, इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। अब चूंकि राहुल गांधी ने तारीफ कर दी है, कल के बाद तो अभी 5 विधानसभा क्षेत्र बाकी हैं, उनमें भी नहीं जाएगा, कोई एमएलए नहीं पहुंचा वहां पे उनकी। अगर नहीं जाते तो राहुल गांधी जिस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, दिल से और बधाई दे रहे हैं, क्या उसमें चलो इतना तो कर लो कि लास्ट लेग है, प्रदेश अध्यक्ष भी जाएं और सीएलपी लीडर भी जाएं और लोग भी जाएं, सब एक साथ मिलकर चलो। कोई नहीं जाएगा, कल से अकेले हैं, देख लेना, कोई नहीं जाएगा। तो ये और भी भयानक स्थिति होगी। तो कुल मिला के होता क्या है कि हमारे उत्तर ये कांग्रेस की हालत ऐसी है कि पापा ये कह के जाए कि हम शाम तक लौटेंगे और तुम है ना लड़ाई मत करना, और मुंडी सारे हिला देंगे और उसके जाते ही घर पे लड़ाई करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि शायद राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि मेरा ये कहना और समर्थन देना पर्याप्त है। हो सकता है उन्होंने निजी बातचीत में इन 4-5 लोगों को मैसेज दिया हो कि आप साथ चलना, ये तो क्लियर हो जाएगा। अगर साथ नहीं चले, लेकिन आप एक चीज देखो ना, एक तो सद्भाव तो चलो जैसा भी है, वो तो इंडिया गठबंधन में चिंगारी फेंक के चले गए जी। हाँ, वो तो कर दी है। अब क्या मतलब अकेली कांग्रेस सक्षम है, पूरे संगठन कहाँ है उनके प्रदेश? भाई आप ये देखिए कि ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा की जो मीडिया कवरेज होनी चाहिए थी, वो तो ये वाली चीजें लेके बैठे कि मोदी जी ने, ये चीज तो आप रोज कह ही रहे थे, लगातार कह रहे थे, आज से फिर शुरू कर देते। कानून तो कम से कम थोड़ी दूर कराया, जिस पर्पज से आप आए हो, उद्देश्य से आए हो, एक बड़ा काम हुआ है। आप ये भी कह रहे हो कि इस तरह की यात्राएं जो हैं वो और प्रदेश भी उसको लागू करें, यानी कि आपने जो शुरुआत करी थी भारत जोड़ो यात्रा, उसको ब्रजेंद्र सिंह दूसरे व्यक्ति जिन्होंने एक्सटेंड किया, और अब ब्रजेंद्र सिंह भी कह रहे हैं और राहुल गांधी भी इस बात से सहमत है कि पूरे देश में इस तरह की यात्राएं निकलें। किसी और प्रदेश का मैं देख रहा था, बिहार में या कहीं पे सद्भाव यात्रा निकल रही है कोई और। तो मैं तो कहता हूं कि आप लोग खाली पड़े हो, थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा, सेहत ठीक हो जाएगी, सारे कांग्रेस से सब निकले भाई, विधायक अपने हल्के की कर लें। इनके पास रास्ता भी क्या है, आप ये बताओ। बीजेपी से ये धन में तो लड़ नहीं सकते जी, संसाधनों में भी नहीं लड़ सकते। अब इनके पास जनसंपर्क के अलावा, पैदल निकलने के अलावा कोई रास्ता है? ये बात धर्मेंद्र जी ना आप कह रहे हो ना मैं कह रहा हूँ, इस देश का आम आदमी जो कांग्रेस को वोट देना चाहता है, आप उससे बात करो, किसी आम आदमी से बात करो कि भाई कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, तो वो आपको यही बताएगा कि लड़ते झगड़ते हैं, निकम्मे हैं, एक नहीं हो सकते, फलाना ढिमकाना। भाई तुम्हारे अंदर जो उन चीजों का इलाज कर लो, पोटेंशियल लोग थे वो तो बीजेपी में चले गए, तुम्हारे अंदर जो गंदे लोग थे वो भी बीजेपी में चले गए। देखो बीजेपी तो खालिस वो लोग बच गए हो ना जिनको कहीं जगह नहीं है, तो मेहनत कर लो। बीजेपी ने तो पूरी बेशर्मी और नंगई के साथ में राज करने की ठान रखी है और वो कर रहे हैं। आप उनको शर्मिंदा करना चाहो, वो शर्मिंदा नहीं होंगे। अब आप कहते रहोगे शुभेंदु अधिकारी वो बंदा है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसे करके वीडियो ऐसे लिए थे, तो ये कोई नहीं, हेमंत मेरे लिए कितना लाओगे, सब है। लेकिन उनकी इस अदा को, उनके इस भ्रष्टाचार को, उनकी इस गंदगी को भी हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं। मजे की बात यह है।
और वो बंदा कह रहा है धर्म बदल लो है। अब वो कह रहा है मैं काम उसने ये कहा सबका साथ सबका विकास, ये तो मेरा नारा ही नहीं है। मैं तो उसका विकास करूंगा जो मेरे साथ में है। तो भाजपा के लोग सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अब इनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अगर कांग्रेस ये सोचे ना कि इनके रास्ते पर नक्शे कदम पर चलेंगे ना, ये मॉडल पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली बीजेपी का मॉडल है। हाँ, और उस मॉडल से लड़ना है तो इनको धरातल पे और बहुत कारगर है। जैसा आपने कहा, ना तो आर्थिक संसाधनों में और ना सत्ता की शक्ति के, आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल नंगे हो। अब आपको इस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में बहुत बड़ी व्यवस्था से, साम्राज्य से एक आदमी लड़ा था जो अधनंगा फकीर कहलाता था। ये गांधी का ही रास्ता काम आएगा, जो सड़कों पे चला था। आप कहते हो लोगों से कि सावरकर और गांधी की विचारधारा के बीच की लड़ाई है, तो आपको लोग इस पे हंसते हैं। देखिए मैं कहता हूँ राहुल गांधी तो कभी सत्ता में रहे नहीं। उससे पहले जितने भी नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं वो गए जहाँ भी जैसा भी था, और पिता के या परिवार के जो अगर कुछ हैं भी गलतियां हैं तो उसके लिए बेटा तो जिम्मेवार है नहीं। राहुल गांधी जब से 2004 से हैं, वो तो उनका तो संघर्ष जारी है। एक रास्ता उनके पास था, बड़े आराम से जब मनमोहन सिंह ने इनवाइट किया था या ना भी किया था, अगर कांग्रेस पे जिस तरह के आरोप लगते हैं उनसे कहा जाता आप छोड़िए, राहुल शपथ लेंगे, तो शपथ ले लेते राहुल गांधी। सही बात, कौन सी बड़ी बात है। तो जब आपने सत्ता का परित्याग कर दिया और आप दिखा ऐसे रहे हो, है ना, और हो भी, तो भाई अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आ रहे? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पे कोई चढ़ क्यों नहीं रहा? अच्छा लगता है ना? लोग तो अच्छा है, लेकिन कोई पसंद तो नहीं कर रहा। वो बोर्ड देख के चले जाते हैं। चूंकि आपकी जो मोहब्बत की दुकान की जो फ्रेंचाइजी देने का सिस्टम है ना, वो गलत है। नफरत का बाजार तो बड़ी चीज होती है। बाजार कभी मरते हैं, व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, बाजार कभी नहीं मरता। ठीक बात है। इस नफरत के बाजार को अभी कभी आपने खत्म करना है तो आपको उस गांधी को लाना पड़ेगा। वो कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर राहुल गांधी कर रहे हैं, वो चले हैं, लेकिन ये पैदल तो नहीं चले, लोगों के बीच जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमने ये कहा उनके साथ दिक्कत यही है कि वो व्यक्ति अकेला है, इज ऑल अलोन। उसके इर्द गिर्द कोई बेशक अच्छा आदमी भी हो जो उसके प्रति वफादार है, लेकिन वो सब भाजपा ने और मीडिया ने डाउटफुल कर दिए। हर आदमी डाउटफुल है, जो भी राहुल के इर्द गिर्द है वो डाउटफुल भी, मतलब जायज बात भी लिखोगे या बोलोगे सर, ऐसा मक्खियों की तरह लोग आ जाते हैं बिन बनाते हुए। उन्होंने हर जगह साथ रख दी है ना। अब मान लिया अब कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो सरकार के या सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके लिए अलग गैंग बने हुए हैं। उनका इलाज तो रोज किया जाता है। अब या तो हमारी तरह हम भी लगभग बीजेपी की तरह बेशर्म से हो गए कि दो गालियों कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना। और अच्छा ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों को हमारा सत्य पता चल गया कि हम उस नहीं उस धारा के आदमी, तो गालियों की संख्या अब इक्का दुक्का मिलती कहीं, मतलब लोगों को रेयर मिलने आता है। हमारे जो दर्शक हैं उनको ये पता है कि ये बंदे अपने तुम्हारे जैसे हैं, अपना आराम से पॉलिटिकली चर्चा करो। अभी कुछ सत्य हमें जीवन के स्वीकार करने चाहिए। मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ता, नहीं मुझे तो पढ़नी, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ता। मैं तो पढ़ता हुई, मैं आपको बताता हूं, लेकिन इक्का दुक्का मैं पढ़ भी लेता हूँ। एक मैंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि तुम दोनों पत्रकार हो या सपोर्टर हो किसी पार्टी के, तो पहली बात तो मित्रों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पत्रकार क्या होता है? कोई मतलब पत्थर होता है? बोरी भरी हुई अनाज की बोरी होती है? पत्रकार भी भारत का नागरिक है, मतदाता है, वो वोट देने जाता है, और वो किसी को तो वोट दे के आता है। जिसको वोट दे के आता है पत्रकार, अगर वो सही अर्थों में, तो वो तुलना भी करता है कि मुझे अपना वोट कहाँ देना। तो वो निष्पक्ष कैसे होगा? जब वो अपना मतदान करने जा रहा है तो उस समय वो एक पक्ष को समर्थन दे रहा है, तो उसका अपना नागरिक होने का। हाँ, जब उसके पेशे में वो आ गया तो एक अलग तरह की बात है। दूसरी, हमें लोग ये कहते हैं जी आप पत्रकार हो, ये ठीक वैसी है कि एक आदमी ने ना पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करी और सारी जिंदगी लोग उसको दरोगा कहते हैं। तो पत्रकारिता आपका भी अतीत है, मेरा भी अतीत है। हम तो नागरिक पत्रकारिता जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं वो कर रहे हैं, किसी को रोक नहीं है रत्ती पर इस बात पे कहने पे। हम बात कह रहे हैं, हमारे साथ पॉजिटिव चीज ये है कि हमें उस मीडिया का थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। तो हमसे अगर आप संस्थागत पत्रकारों वाली बात कर रहे हैं, और हम जब तक वो करते थे तब तक वहां भी माहौल ठीक था, वहां भी माहौल ठीक था, वहां नहीं था तभी तो हमें आना पड़ा। वहां जब बिगड़ा तो छोड़ दिया उसको, है ना। अब कोई हम पे मतलब ठीक है, और किसी ने दुराग्रह से पीड़ित है तो अलग बात है, अदरवाइज हम तो सारी मास कम्युनिकेशन भी पत्रकारिता की पढ़ाई में यही सीखा था हमने
कि जो जर्नलिस्ट होता है उसका जो नेचर होता है वो सत्ता के विरोध में ही रहता है, क्योंकि वो सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। अब ये तो बेसिक रूल है सर। तो अब यही है ना भाई, हम मतलब एक नागरिक के नाते हमारे अधिकार हैं, एक सनातनी के नाते भी हमारे अधिकार हैं। तो सनातनी और तनातनी के बीच की जो धर्म है ना सर, दिक्कत हमारे यहाँ क्या है, धर्म अब बना दी सर दिखावे की चीज। असलियत में धर्म दिखावे की चीज नहीं, धर्म पालन करने की चीज। दरअसल क्या हुआ धर्मेंद्र जी, ये उनकी शिकायत नहीं, जिन्होंने धर्म की स्थापना की है ना और नैतिक मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने एक यूटोपिया देखा, एक लक्ष्य बनाया, जैसे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प होता है कि भाई हमें ऐसा होना है, उच्च मानवीय मापदंडों का फल, सत्य के प्रति हमारा वो है, करुणा इतनी ऊंची, ये आइडियल हैं। इसको आप सारे जीवन में भी कई बार नहीं टच कर पाते, हालात हैं जीवन में इस तरह के। तो ये धर्म इतना कलिष्ठ बना दिया, इतना जटिल बना दिया था कि इसका एक आसान रूप लोगों ने ढूंढ लिया कि इसका आसान रूप है भक्ति मार्ग। ठीक है, नाम जप करो, मंदिरों में जाओ, ये करो, आप धार्मिक कहलाओगे, जबकि इन रिचुअल्स का धर्म से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आम आदमी के सामने इतने बड़े आदर्श आपने रख दिए कि उसको लगा कि ये कभी पूरे होने वाले हैं नहीं। आप एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी वेल्थ ऑफ द नेशंस, उसे पूंजीवाद की जनक माना जाता है। और लोग एडम स्मिथ को गाली देते हैं कि वो पूंजीवाद का जनक है, कॉमरेड भी हमारे बहुत आलोचना करते हैं। लेकिन उससे 12 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी थियोरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। उसमें वो तमाम बातें कर रहे हैं जो हमारे देश के ऋषि मुनियों ने की हैं, उस व्यवस्था ने की हैं। वो नैतिकता की ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हर पूंजीपति को सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए, यानी कि आप किसी का शोषण कर ही नहीं सकते, इतनी करुणा का स्तर होना चाहिए। ये बात एडम स्मिथ कह रहे हैं, पर उसकी वो सुनता नहीं। उस किताब को किसी ने पढ़ा नहीं, उसका नाम भी नहीं पता लोगों को कि इस पूंजी नेशन ऑफ वेल्थ से पहले उन्होंने एक किताब लिखी है और उसके अंदर बहुत ही उच्च मानवीय मूल्यों की बात करी है, करुणा की बात की है, लेकिन उसे लोग भूल जाते हैं। तो ये हमारी विडंबना है कि ठीक है यार, हम गौतम बुद्ध नहीं हो सकते, कबीर नहीं हो सकते, लेकिन छोटे छोटे कबीर तो हो सकते हैं, छोटे छोटे गांधी तो हो सकते हैं अपने जीवन में। वो एक मैंने पहले भी, और इतनी निराशा किस लिए कि आप एक अच्छे आदमी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आप एक बुरे आदमी के साथ उसका गुणगान कर रहे हैं और ये करते जा रहे हैं। तो ये देखिए, पॉलिटिकल आदमी को तो आपको लॉलीपॉप देंगे, उनकी भाषा बहुत अच्छी होगी, लेकिन समाज को आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो दोनों तबकों को फटकार सकें कबीर की तरह से। उन्होंने मुसलमानों को भी धमकाया और उन्होंने हिंदुओं को भी धमकाया, सच्चे कुरीतियों से लड़े। और आज ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी की है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और शायद मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि भैया ये जो 40 से नीचे के, इनकी समझ में आ सकती है, उसके बाद किसी की समझ में नहीं आती बात। इतनी चीज़ें जम जाती हैं पर्सनैलिटी में, और यही वजह है कि बाप और बेटे के बीच में, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में एक क्लैश चलता है। दोस्तों, कई बार बातें पॉलिटिकली होती हैं लेकिन सामाजिक भी होती चली जाती हैं, और यही जीवन का दर्शन है और यही सीखना है हमें। राजनीतिक विरोध का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के गले पकड़ लें। कांग्रेस की सद्भाव यात्रा कितना सद्भाव बनाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम सबको आपसी सद्भाव की ज़रूरत है। बृजेंद्र सिंह इसलिए तारीफ़ के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम एक नेता होते हुए, वो ना जाते तो क्या बिगड़ जाता, वो अगर घर बैठ के अपने एसी में आराम से ट्वीट करते तो कौन रोक रहा था उनको, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच जाने का रास्ता चुना। ये अच्छा रास्ता था। अगर कांग्रेसियों को सत्ता तक पहुंचना है या किसी को भी सत्ता तक पहुंचना है तो बीजेपी की कॉपी करके नहीं पहुंच सकते, रास्ता गांधी वाला ही अपनाना पड़ेगा। बातचीत का पूरा निचोड़ यही है। मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने घर से ही आप इस बारे में अपने विचार रख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।